हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राम सरी स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों, हमने हमने अभी तक इससे पहले हमने पॉलिटी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने शुरू किया था, हमने इसमें शुरुआत की थी रेगुलेटिंग एक्ट से और हम पढ़ते पढ़ते अभी तक 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। और मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बताया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करवाए थे। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर उस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। और भारत शासन अधिनियम 1935 को समझने के लिए आपको भारत शासन अधिनियम 1919 का सब कुछ समझ आना काफ़ी जरूरी है। तो ठीक है, इस वीडियो देखने से पहले आप एक बार भारत शासन अधिनियम 1919 की वीडियो जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, इस अधिनियम का हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण एक कहीं योगदान माना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद थे जो कि हमारे भारतीय संविधान में लिए गए थे। ठीक है, तो हम आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें कि आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट है भारतीय संविधान का मूल स्रोत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे संविधान की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों इसी अधिनियम को भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 को। दोस्तों, इसको मूल स्रोत कहा किसे जाता है, क्योंकि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां बनाई गई थी, जिनका है ना इसमें 10 अनुसूचियों का गठन किया गया था। अब मूल स्रोत होने की विशेषता यह है कि और जो हमारा संविधान बना था उसमें एज इट इज इसमें से जैसा कि आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और जिसमें कि एज इट इज इसमें से 250 अनुच्छेद ऐसी कॉपी कर लिए गए थे बिना किसी बदलाव की। कम से कम कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद, पूरे 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में इसी अधिनियम से कॉपी कर लिए गए थे, यानी कि लिए गए थे। जैसे कि आपको पता है हमारे मूल संविधान में कितने कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और इसमें क्या बनी थी? 10 अनुसूचियाँ बनी थी। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसका अगला पॉइंट है प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, इसको मतलब समझिएगा, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर। जैसे कि आपको पता होगा, हमने इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा 1919 के द्वारा क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। इसके द्वारा 1919 के द्वारा तो इसको प्रारंभ किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा तो भारत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब जैसे कि मतलब द्वैध शासन प्रणाली से मतलब क्या होता था? पहले कि आपको जैसे पता है कि संपूर्ण प्रांत में, यानी कि ये कहें कि पूरे देश पर सिर्फ किसका राज हुआ करता था? एक तरीके से पूरे केंद्र, जैसे कि जिसको ब्रिटिश केंद्र होती थी, केंद्र का पूरा आधिपत्य हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 1919 के द्वारा 1935 से पहले। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया? प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रांतों, यानी जिनको आज हम जैसे कि कह सकते हैं राज्यों के नाम से जानते हैं, उनको खुद की स्वायत्तता या कहें खुद की पावर उनको हैंड ओवर कर दी गई थी, जिसके द्वारा वो अपने अधिकारों से ही अपने प्रांत के कुछ कानून नियम वगैरह बना सकते थे, अपने प्रांत को चला सकते थे। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट अब है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूजन है आपको। अगर आपको पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली इस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी, तो अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा समाप्त हुई थी? 1935 के द्वारा। अगर शुरू हुई थी किसके द्वारा? 1919 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई, जिसमें कि 3 सूचियों का गठन किया गया। क्रांति सूची,
परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्धित सूची। जैसे कि आपको पता होगा परिसंघ सूची को आज के टाइम में हम जानते हैं केंद्रीय सूची के नाम से जानते हैं, प्रांतीय सूची को हम जानते हैं राज्य सूची के नाम से, और संवर्धित सूची को हम जानते हैं संवर्धित सूची के नाम से। इसमें कि कुछ केंद्रीय सूची, राज्य सूची में कुछ विषय अलग, हर किसी के कुछ अलग अलग विषय रखे गए थे। ठीक है, जैसे कि आपको इससे पहले मैंने बताया कि केंद्रीय सूची में क्या होता है कि किसी भी कानून, किसी केंद्रीय सूची के विषयों पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को होता है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किससे होता है? राज्यों को होता है। तो संवर्धित सूची में क्या होता है? सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य और केंद्र के बीच में किसी कानून पर किसी तरह का कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, या कोई अगर उनकी किसी तरीके की टकराव होता है, उनकी आइडियोलॉजी फिट नहीं बैठती तो किसी मुद्दों पे, तो उस कंडीशन में केंद्र का कानून ही मान्य होता है, या केंद्र के कानून को ही सबसे ज़्यादा क्या कहें स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब इसका अगला पॉइंट है दोस्तों, संघीय न्यायालय की व्यवस्था शुरू की गई 1937 में। ठीक है, इसमें जिसको कि आज हम जानते हैं किसके नाम से, संघीय न्यायालय, यानी कि आज जिसको हम आज के टाइम में किसके नाम से जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के नाम से। उस टाइम इसको क्या कहा जाता था? इसको संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट कहा जाता था इसको। ठीक है, तो यानी संघीय न्यायालय यानी कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, जिसको कि 1937 में इसको लागू 1937 में यहाँ किए गए कि इसकी स्थापना 1937 में की गई थी, जिसमें कि स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था? एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि आपको अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश आपको पता ही होंगे कौन है? रमन्ना, आर वी रमन्ना, सॉरी। अब तो इसका अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए हेतु आरबीआई का गठन किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, जिसको कि हम आज के टाइम में आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि आरबीआई भी किसकी देन है? भारत शासन अधिनियम 1935 की ही देन है, जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसको करंट से थोड़ा बहुत कोरिलेट करें तो क्या आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो कभी कभी दोस्तों ये पूछता है कि आरबीआई के गवर्नर का नाम ना पूछ करके आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है। तो ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के गवर्नर है? 25 नंबर के गवर्नर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इससे इतने पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तीसरा अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले भारत परिषद शुरू की गई थी, पहले उसकी भारत परिषद बनाई गई थी, जिसके द्वारा जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसका अंत कर दिया गया था। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट है दोस्तों, बर्मा को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। मध्य प्रांत में, ठीक है, बर्मा को, जैसे कि हम मध्य प्रांत से मतलब मध्य प्रांत किसका भाग, यानी कि जिसको मध्य प्रदेश का एक भाग है, तो इसके द्वारा क्या किया गया था? बर्मा को भी मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। अब आप पूछ रहे हैं कि बर्मा क्या है दोस्तों? जैसे कि आपको पता है म्यांमार का ही जो पुराना नाम था वो क्या था? बर्मा था। और जिसके आगे टाइम में उसकी वर्तमान में उसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी बर्मा है। ठीक है, तो उस टाइम बर्मा को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था, किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। इस पॉइंट को जरा ध्यान समझिएगा। इसका मतलब कहना क्या है? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। इसलिए मतलब कि अब ब्रिटिश की जो संसद होगी सबसे ज़्यादा राइट उसी के होंगे, मतलब उसी के कानून सबसे ज़्यादा मान्य होंगे, यानी कि उसी को कहीं ना कहीं एक तरीके से अधिकार दे दिया गया था सबसे ज़्यादा शक्तियों का। जैसे कि पहले आपको पता था कि पहले क्या हुआ था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी पावर, फिर उसके बाद किसके हाथ में गई? ब्रिटिश प्रांतों के हाथ में गई, और फिर फाइनली 1935 के अधिनियम के द्वारा किसके हाथ में गई पावर? ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहता है इसमें कि अब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का हासिल पावर पहले ले ली गई थी, फिर उसके बाद उस पावर को हैंड ओवर किया गया था ब्रिटिश प्रांतों को। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई, यानी सबसे ज़्यादा अधिकार ब्रिटिश संसद को दिए गए। किसी भी कानून पर सबसे ज़्यादा
जो किसी भी हालातों में सबसे ज़्यादा शक्ति होगी किसी कानून की, वो किसकी होगी? ब्रिटिश संसद की होगी, या कह ये कहें कि ब्रिटिश संसद के कानून ही सबसे ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, तो उसके द्वारा क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का मतलब यह है कि इसमें सभी संप्रदाय को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसी भी रीजन का हो। इसके इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? हर किसी को अपने अपने स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया था कि अब इसमें हर कोई कि कि अब चुनाव में हर कोई अपने अपने राज्य का, अपने अपने प्रांत का प्रतिनिधित्व कर सकता था, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति धर्म का हो। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें क्या किया था? इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ से मतलब समझते हैं, पहले जैसे कि हम जानते थे कि हमारा जो ये देश हुआ करता था, ये कि प्रांतों में, और ये किसमें वो था? डिवाइडेड था, या कहें कि विभाजित था, प्रांतों में और देशी रियासतों में विभाजित था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई, मतलब कि प्रांतों का विलय, मतलब कि सभी प्रांतों का विलय एक संपूर्ण देश में कर दिया गया। पहले क्या हुआ करता था कि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान सब एक ही हुआ करते थे, ये सब किसमें होते? डिवाइडेड थे या विभक्त थे? प्रांतों में, और कुछ देशी रियासतों में विभक्त थे। तो इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें कि सभी प्रांतों का और कुछ देशी रियासतों का, सभी का नहीं, कुछ देशी रियासतों का विलय किया गया, जो कि ऐच्छिक था। मतलब जिसकी मर्जी, जिस अगर देशी रियासत की मर्जी हो तो भारतीय संघ में आ सकती थी, जिसकी मर्जी ना हो वो नहीं आ सकती थी। तो ठीक है, पर लेकिन सभी प्रांतों को जरूर शामिल किया गया था इसमें। ठीक है दोस्तों। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत शासन अधिनियम 1945 के महत्वपूर्ण पॉइंट के सामने आपके सामने कवर अप किए। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपने इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए यार, क्योंकि आप उसको देखने के बाद ही आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और इससे आपको प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।